हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो ले लेते हैं। BPCS 185। जी हाँ, सांवेगिक क्षमता का सक्षमता का विकास। ठीक है, ओके। इसमें पढ़ना क्या है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट वगैरह क्या कितनी है इसका। सॉरी, ये इसका पहला जो है वीडियो है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम पढ़ेंगे जो, तो इसमें सबसे पहला जो ब्लॉक 1 है वो है सांवेगिक बुद्धि, इंटेलिजेंट IQ, इसका परिचय। इसमें यूनिट 1 में संवेग का संप्रत्यय पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 में सांवेगिक बुद्धि, संप्रत्यय, ऐतिहासिक विकास घटक, और इसी तरह सांवेगिक सक्षमताएं और सांवेगिक सक्षमताओं का विकास। ठीक है, यानी कि 3 ब्लॉक आपके इसमें है। तो चलिए आइए यहाँ पे ब्लॉक 1 ले लेते हैं और ब्लॉक 1 में यूनिट फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है ना, ओके राइट। चलिए ओके, ये आपके बुक के बारे में दिया हुआ है अभी, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इग्नू की बुक में जो आती है वो आती है कि शुद्ध हिंदी, मतलब इतनी रूढ़ हिंदी होती है कि उसका थोड़ा सा अर्थ समझ पाना, निकाल पाना कभी कभी मेरे लिए, खास तौर पे ये जो आपके इस तरह के एजुकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, एजुकेशन वाले जो होते हैं, इनमें जो हिंदी होती है बहुत ही वो होती है। मैंने इसका एक वीडियो जो है मैंने बनाया, पढ़ाया है, मैंने देखा है, बहुत ही टफ हिंदी होती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें इसमें क्या पढ़ेंगे हम। इसमें ले लेते हैं संवेग होता क्या है। हंसना, गाना, रोना, ये सब चीजें क्या होती है, इमोशंस चीजें, ये तो संवेग होता है ना, खुशी। संवेगों के हम घटक ले लेते हैं, संवेगों के प्रकार ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम है तो ज्यादा हम यहाँ पर कुछ भी नहीं लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए शुरू कर देते हैं हम। ओके, अब देखिए, मानव अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत पहलू संवेगों को अनुभव करने की हमारी क्षमता है। यानी किसी चीज को हम अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, संवेग होगा। ठीक है, और इसके बगैर, किसके बगैर, संवेग के बगैर हमारा अस्तित्व जो होता है एक तरह से ना के बराबर होता है या एक तरफा होता है। ठीक है, जब हम कुछ हासिल करते हैं तो हम खुशी और आनंद अनुभव करते हैं, और जब हम हार जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। या चीजें हमारे अनुसार घटित नहीं होती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। या फिर जब कोई चीजें हमारे इच्छा मुताबिक हो तो हम खुश रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, क्या है ये संवेग ही है। और हमारे चिंतन और हमारे जीवन के अन्य पहलुओं को ये किस प्रकार प्रभावित करता है ये हम आगे चलकर देखेंगे। ठीक है, तो संवेग की यदि हम यहाँ पे परिभाषा दें तो सीधी सी परिभाषा निकल सकती है कि हंसी, खुशी, रोना, गाना, ये गुस्सा, प्यार, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है, अंतर्गत आती है, संवेग के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं संवेगों का स्वरूप और विशेषता देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसको परिभाषित करना सरल है। प्रसन्नता, सॉरी, खुशी, क्रोध, उदासी, ईर्ष्या, प्रेम, ये सभी अनुभव किए जाने वाले चीजें हैं, और जब हम इन्हें अनुभव करते हैं तो ये संवेग कहलाता है। ठीक है ना, हम अच्छा खाना खाते हैं और संतुष्ट महसूस करते हैं, हम अच्छी फिल्म देखते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हम अच्छा काम करते हैं तो मन खुश रहता है, कोई हमारी बड़ाई कर देता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, कोई हमारी बुराई कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये संवेग होता है। ठीक है, तो संवेग समझ में आ गया ना, हंसी, खुशी, हार जीत, ठीक है ना, दुख सुख, ये सब चीजें संवेग कहलाती हैं। ये संवेग कुछ क्षणिक होते हैं और कुछ चिरकाल के लिए कुछ होते हैं, कुछ लंबे काल के लिए भी होते हैं। चलो आगे चल के उनको पढ़ेंगे, है ना। तो संवेग को किस तरह से आप अगर एक स्थिति के रूप में रखें तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आप प्रवेश पत्र लेने के लिए 2 घंटे से कतार में खड़े हैं, गैस लेने के लिए, बिजली बिल जमा करने के लिए आप 2 घंटे से लाइन पे लगे हुए हैं, सभी चीजों के लिए। तो फिर वो भी इतने घंटे में लगे रहने के बाद भी अगर वहां पे खिड़की बंद हो जाए और बोल दे कि अभी भोजन का टाइम हो गया है तो कैसा लगेगा आपको, गुस्सा आएगी ना। तो वो आपका संवेग होगा। ठीक है, छात्रों और शिक्षकों से भरे सभागार में आप प्रस्तुति के लिए मंच पर पीछे प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या है ये,
तो गुस्सा आएगी आपको वहां पर, है ना। आप 3 वर्ष के अंतराल के बाद बहुत करीबी मुझसे मिलने जा रहे हो, इस दौरान मैं विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको खुशी होगी उससे, है ना। और आपकी पसंदीदा क्रिकेट फुटबॉल टीम विश्व कप जीतती है तो ये खुशी होती है, ये संवेग होता है। तो इससे ये तीव्र संवेगों का स्मरण होता है जो उसी वक्त आता है कुछ क्षण के लिए और फिर खत्म हो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो ये संवेग होता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं संवेग जो होता है मतलब कि इमोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, अस्पष्ट रूप से जुड़ी घटनाओं की जटिल श्रृंखला है और जो उद्दीपन से शुरू होती है, उसमें भावनाएं, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, कार्य के लिए आवेग और विशिष्ट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शामिल है। मैं बोली ना, आ गई वो जो हिंदी लैंग्वेज है। चलिए देखिए, संवेग जो होता है क्या होता है कि उद्दीपन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जलाना, किसी चीज को स्टार्ट करना, ठीक है। हम अभी ठीक है और हमें भूख फील नहीं हो रही है, लेकिन यदि सामने खाना रखा हो तो हमें भूख लगने लगेगी किसी चीज को देख के। जब अंदर कुछ होता है, वो खाना रखा है तो भूख लगने लगती है, टीवी वगैरह चल रही है, चलो देख, मतलब ये जो चीजें देख के होती हैं तो वो उद्दीपन कहलाता है। तो भोजन जो होता है उस वक्त वो उद्दीपन होता है जो हमें भूख लगाता है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है उद्दीपन, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पे संवेग की परिभाषा दी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जो परिभाषा दी है इनके बाद ये कहा गया है कि संवेगों को किसी विशेष आंतरिक या बाहरी घटना की प्रतिक्रिया में अनुभव किया जा सकता है, और जो ऐसी प्रतिक्रिया में शरीर में शारीरिक उत्तेजना जैसे हृदय गति का बढ़ना, रक्तचाप, पसीना, हार्मोन छोड़ना आदि शामिल होते हैं, और इनमें कार्रवाई करने पर अभिप्रेरणा सक्रिय हो जाती है, ठीक है। जैसे खुशी या प्रसन्नता करने वाली चीजें और कार्यों को करना, और उन चीजों या लोगों से बचना जो दर्द या अप्रियता को जन्म देते हैं। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, मोटिव करना। तो देखिए, जब आप उसी कार्य को करेंगे जो आपको खुशी देगी, और जब आपको खुशी होगी तो आप उस चीज को 100% डन कर लेंगे। लेकिन जो काम आपको खुशी नहीं देगा, तो ये एक तरह से है कि जब किसी हमारा मन खुश है, उस कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से करते हैं तो प्रसन्नता होती है, और यहाँ पर जब हमारा मन दुखी होता है तो हम उस कार्य को नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो हमारा मन दुखी होकर उस कार्य को करता है तो हम यहाँ पे प्रसन्नता नहीं होती है, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उन चीजों या लोगों से बचना दर्द या अप्रियता को जन्म देते हैं। तीसरा, वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से जुड़े हमारी संवेदनाएं जो होती है वो हमारे विचारों के संवेग का निर्माण करती हैं, और इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज को किस तरह समझते हैं, ये संवेग होता है, ठीक है ना, किस तरह से हम सोचते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। चौथा, संवेग अपनी तीव्रता में भिन्न होते हैं, जैसे प्रसन्नता को यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर रखा गया है, ठीक है, इसको नहीं समझ पाएंगे। अब ये क्या, सातक के सबसे ऊपरी स्तर पर रोमांचित उत्साह के अनुभव, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, नहीं समझ पाएंगे। इसी तरह चिड़चिड़ापन और परेशान होना क्रोध के मृद रूप है, जबकि उग्र और क्रोधोन्मत्त होना क्रोध संबंधी भावनाओं के कठोर रूप है। ओके, चलिए मैं समझा देती हूँ। देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो संवेग होता है वो अपनी तीव्रता में भिन्न होता है। जो मैंने कहा ना, कुछ संवेग जो होते हैं क्षणिक होते हैं, चिर होते हैं कुछ काल के लिए, और कुछ संवेग जो होते हैं वो लंबे चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर प्रसन्नता हो गई, तो प्रसन्नता को सबसे नीचे स्तर पर रख दीजिए, ठीक है ना, और सबसे ऊंचे स्तर पर रोमांच को हम रख देते हैं, उत्साहित होने के लिए हम रख देते हैं, ठीक है ना। चिड़चिड़ापन और परेशान होना जो होता है वो क्रोध के रूप में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्रोध का एक मृद रूप भी होता है, कोमल रूप होता है जो कुछ सेकंड के लिए होता है, और एक उग्र क्रोध होता है, ठीक है ना, जो कठोर होता है। तो किसी व्यक्ति के लिए संवेग जो होता है, इमोशन जो होता है, वो वांछनीय और अवांछनीय हो सकता है, ठीक है ना। तो इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित घटना को सकारात्मक माना जाता है या नकारात्मक माना जाता है, ठीक है। वे मानव व्यवहारों के अलग अलग पहलुओं से हमला, भागना, आत्मरक्षा, संबंध बनाना, प्रजनन करना आदि की प्रेरणा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका संवेग, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं भावना। संवेद भावनाओं के समान नहीं है, भावना और संवेद दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। भले ही हम दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में करते हैं। भावना शब्द किसी व्यक्ति की हो सकता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन आ जाए कि संवेग और भावना में क्या अंतर है ना, समझाइए। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लीजिए। तो क्या होता है कि भावना शब्द किसी व्यक्ति के निजी सांवेगिक अनुभव, या जो भावना होती है वो व्यक्ति के जो निजी संवेग होता है, ठीक है, उसका अनुभव होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जब कोई घटना होती है तो व्यक्ति पहले क्या करता है, सजगता करता है, यानी संवेग के बिना ही, सजगता के बिना वह शारीरिक स्तर पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करता है, और फिर वह इस संवेग का पंजीकरण, मूल्यांकन करता है। यानी जब कोई आपसे
आपने अपने आसपास सांप देखा तो आपके दिल की धड़कन, श्वास, पसीना सभी चीजें तुरंत बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शारीरिक स्तर पर स्वचालित होना, ये ऑटोमेटिक हो गया, आपने नहीं किया लेकिन ये ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है ना, राइट। और जिससे भागने की क्रिया हो सकती है, ठीक है। और तो क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे बिना ही शारीरिक स्तर पर स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करता है, फिर वह इस यानी संवेग का पंजीकरण या मूल्यांकन करता है। तो आपने सांप को देखा, तुरंत आपकी धड़कनें तेज हो गई, ठीक है ना, आपको पसीना आ गया, आप डरने लगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्वचालित संदेश हो गया, शारीरिक स्तर पर स्वचालित संदेश हो गया, ठीक है। और केवल इसके बाद आप देख के क्या करेंगे, आप वहां से भाग जाएंगे, तो क्या होगा, पंजीकरण मूल्यांकन। तो इसके बाद की किसी को एहसास हो सकता है कि उन्होंने जो भावना अनुभव की शायद वह भय की भावना थी। तो संवेगों से भावनाएं सृजित होती हैं। संवेग आपके साथ हुआ कि आप डर गए, ठीक है ना, भय था, डर था, लेकिन आपके शरीर में जो क्रिया हुई वो सबसे पहले हुई, वो संवेग था, शरीर के माध्यम से आपने बताया, और बाद में दिमाग में आया कि सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि वो क्या था, वो डर था, भय था, भय डर की वजह से ऐसा हुआ, तो वो भावना से जुड़ गई, ठीक है ना, राइट। तो दैनिक जीवन में हम संवेगों और भावनाओं का उपयोग हमेशा समान अर्थ में करते हैं, पर दूसरे से अलग भिन्न है। और संप्रत्यय मन स्थित, इसे हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर लेंगे संवेगों के प्रकार देख लेते हैं, जो हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं इसका और क्वेश्चन पेपर भी ढूंढ रही थी पर मुझे नहीं मिला, और आश्चर्य की बात थी कि इसके पहले शायद ये अभी हिंदी में आया, इसके पहले शायद इंग्लिश लैंग्वेज में था आपके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं संवेगों के प्रकार क्या है, संवेगों के कार्य क्या है। तो सबसे पहला कार्य है अंतः व्यक्तित्व प्रकार, ठीक है, इंटरपर्सनल फंक्शन। अब अंतः व्यक्ति प्रकार का मतलब होता है यह उन प्रकारों को यानी कार्यों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति के भीतर काम करते हैं। अंतः व्यक्ति यानी व्यक्ति के अंदर, तो व्यक्ति के भीतर, ठीक है, और वे व्यक्ति के व्यवहार के मार्गदर्शन और निर्णय प्रक्रिया में मदद करते हैं। तो किस में मदद करते हैं अंतः व्यक्ति प्रकार, यानी व्यक्ति के भीतर काम करते हैं और व्यक्ति के व्यवहार, मार्गदर्शन और जो निर्णय लेना होता है व्यक्ति को, उसमें मदद करते हैं, ताकि हम जीवित रहे, मानवों के तौर पर प्रकार कर सके यानी कार्य कर सके मानव के हिसाब से। उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि वे हमें सूचित करते हैं कि कब लड़ना है और कब खतरनाक स्थिति से पीछे हटना है। ये क्या है, अंदर से तो आवाज आती है। और श्रम के प्रति सम्मान की भावना से व्यक्ति अपनी देखभाल करने, स्वयं का ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित होता है, ठीक है। तो ये अंतर व्यक्तित्व कार्य हो गया। अब एक अंतर वैयक्तिक, अब अंतर वैयक्तिक का मतलब क्या है ये देख लेते हैं। देखिए अंतर वैयक्तिक का मतलब होता है जब इसमें बहुत सारे व्यक्ति हो, मतलब संवेग द्वारा जब ये काम किया जाता है वो एकाध व्यक्तियों के बीच में यानी एक से अधिक व्यक्तियों के बीच में किया जाता है। अंतर वैयक्तिक व्यक्ति के भीतर तो सिंगल हो गया, अंतर वैयक्तिक यानी दो तीन व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। तो संवेगों को व्यक्त करने का कार्य अन्यों के लिए सूचना या संकेत के रूप में कार्य कर सकता है, या कोई व्यक्ति उसके बारे में, हमसे संबंधों के बारे में कैसा महसूस करता है, किसकी क्या मंशा हो सकती है, किसकी क्या आवश्यकता हो सकती है। तो ये एकाध व्यक्तियों के बीच संपन्न यानी एक दो व्यक्तियों के बीच में संपन्न किया जाता है अंतर वैयक्तिक। और संवेग को जो व्यक्त करते हैं तो अन्य कार्य के लिए सूचना या संकेत जो होते हैं उसके रूप में कार्य किया जाता है, ठीक है ना। संवेगों को जो व्यक्त करते हैं तो अन्य कार्य के लिए सूचना संकेत के रूप में कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति उसके बारे में या उसके संबंध के बारे में कैसा महसूस करता है, उसकी मंशा क्या हो सकती है, किसकी क्या आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है अंतर वैयक्तिक पारस्परिक कार्य, ओके। समान तौर पर सकारात्मक मुखाकृत अभिव्यक्ति जैसे मुस्कुराहट प्रदर्शित करना अन्य लोगों को हमसे संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित करती है। और उदासी जब कोई दिखाता है, कोई यदि देख के मुस्कुरा देता है तो हमें अच्छा लगता है, हम कोशिश करते हैं उससे बात करने के लिए, अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन कोई यदि उदासी दिखा देता है, देख के मुंह बना लेता है, निग्लेक्ट कर देता है, तो दूसरों को सहानुभूति या तदनुभूति दिखाने के लिए सक्रिय कर सकता है, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह सांवेगिक अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण संप्रेषण और संबंध प्रबंधन उपकरण है, यानी संप्रेषण और प्रबंधन का काम करता है क्या, सांवेगिक अभिव्यक्ति। तो हमने देखा अंतर व्यक्ति और अंतर वैयक्तिक। अब देख लेते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार। अब इसमें मानव समाज आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि इस आयाम का संबंध इस बात से है कि समाजों और संस्कृतियों के निर्माण और रखरखाव में संवेगों का योगदान किस तरह का है। इंसान में तो समझ में आता है, लेकिन समाज और संस्कृति में किस तरह का है। तो विश्वास जैसे संवेग अक्सर ऐसे
सामाजिक गोद के रूप में कार्य करते हैं। मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि नहीं, है ना, ट्रस्ट, विश्वास, ये एक संवेग है। और जो समूहों को एक साथ रखता है, और समूह, एकत्रित समूह आगे चलकर समाजों का रूप ले लेते हैं, ठीक है ना, और अपनी विशिष्ट संस्कृतियां विकसित करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि एक कुछ नियम होते हैं, नियमों के बारे में व्यक्तियों समूह को सूचित किया जाता है। जैसे पूर्वी संस्कृतियों में पुरुषों को अक्सर क्रोध और आक्रामकता जैसे कुछ विशेष समूहों को प्रदर्शित करने के लिए अनुकूलित किया जाता था, इनको उसके लिए ट्रेंड किया जाता था, ढाला जाता था, ठीक है ना, राइट। तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक प्रकार हो गए, देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रकार। तो क्वेश्चन भी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। और संवेगों के घटक देख लेते हैं, बहुत कम इसमें है, शायद आपके इसमें यूनिट भी कम ही कम है अभी। तो संवेगों के घटक वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे दूंगी संवेगों के घटक को, ठीक है ना। अफेक्टिव, भावात्मक, यानी इसे सचेतन व्यक्तिपरक भावना के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति अपने अंतर मन की, यानी मन के अंदर की निगरानी करता है और स्थितियों के अनुभूत करते हैं, और जो अनुभूत करते हैं उसे पहचानते हैं। तो भावात्मक का मतलब दिल से चीजें जुड़ी होती, बोलते हैं ना बहुत भावनात्मक है, बहुत दिल का व्यक्ति है। तो वही होता है कि इसमें व्यक्ति जो होता है भावना के रूप में जाना जाता है, सचेतन भावना के रूप में, माइंड वाला जो होता है। और व्यक्ति अपने अंतर मन की निगरानी करते हैं, अपने मन की बात को सुनते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, यानी इनमें संवेग का निर्माण करना, अर्थ दृष्टि शामिल करना होता है, ठीक है, निर्दिष्ट करना शामिल है। यानी संवेग का जब वर्णन करते हैं तो संवेग का वर्णन होता है इसमें, किसमें, संज्ञानात्मक में संवेग का वर्णन, और अर्थ निर्दिष्ट करना होता है, यानी भावना के बारे में सोचना वास्तविक भावना से बेहद अलग होता है। और व्यक्ति कुछ भी घटित होने के पीछे इसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं और निर्धारित करने का प्रयास करते हैं कि कोई घटना उन्हें किस तरह प्रभावित करती है, संज्ञानात्मक ज्ञान। शारीरिक क्रियात्मक, तो देखिए शारीरिक प्रतिक्रिया, जैसे कि हथेलियों में घबराहट होने पर पसीना आना, ठीक है ना, राइट, होता है ना, शारीरिक क्रियात्मक हो गया। अभिप्रेरक, मोटिवेशनल, यानी कि किसी क्रिया या व्यक्ति के समीप या उससे दूर जाना, ठीक है। और इस घटक की कार्रवाई प्रवृत्तियों के रूप में दिखाई जाती है, ठीक है। जैसे जो व्यक्ति ऐच्छिक या अनैच्छिक रूप से कर सकता है कार्यों को, उदाहरण के लिए किसी गर्म बर्तन से हाथ दूर लेना अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना, दूर लेना। और जबकि थका हुआ महसूस करने के बावजूद सुबह की दौड़ के लिए जाना ऐच्छिक क्रिया है। यानी किसी गर्म बर्तन से हाथ दूर लेना, हाथ दूर लेना, धुल लेना, बर्तन से हाथ दूर लेना अनैच्छिक क्रिया है। थोड़ा ये कुछ समझ में नहीं आया, किसी गर्म बर्तन से। अब मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो काम आप नहीं करना चाहते वो भी आपको करना पड़ता है, जो काम आप करना चाहते हैं वो करना ही पड़ता है। तो किसी गर्म बर्तन से हाथ, मतलब हाथ टच कर देना, आप नहीं चाहते थे किसी गर्म बर्तन से आपका हाथ टच हो, लेकिन वो हो गया, छू गया, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन जब आप थके हुए हैं और आपको लगता नहीं है कि आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, जैसे टहलने वगैरह सुबह के लिए जाना कहीं भी, तो ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि वहां आपको जाना ही जाना, तो आप कितने भी थके क्यों ना हो आपको जाना है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है अभिप्रेरक, ठीक है, प्रेरित करता है, वो प्रेरणा देता है। मोटिवेट एक पीछे कारक होता है। अभिव्यंजक, चेहरे के भावों जैसे मुस्कुराना, रोना, त्योरियां चढ़ाना, शारीरिक गतियां, गुस्से में फूलदान को फेंकना, ये सभी चीजें इसके माध्यम होते हैं, इसके द्वारा ही संवेग जो होते प्रदर्शित किया जाता है, अभिव्यंजक के द्वारा, एक्सप्रेसिव के द्वारा, ठीक है। तो इन घटकों की पारस्परिक क्रिया बताती है कि संवेग किस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना, ओके। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा था कि सिर्फ इसमें प्रकार और घटक देखेंगे, दो चीजें इसमें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। संवेगों के प्रकार हमने कार्य देख लिया, घटक देख लिया, ठीक है। तो आमतौर पर प्राथमिक और द्वितीयक रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अच्छा, संवेग कितने प्रकार के होते हैं, हमें प्राथमिक द्वितीयक में तो बांटा गया है, लेकिन अगर यहाँ पे संवेग की बात करते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं। भय, आश्चर्य, उदासी, घृणा, क्रोध, प्रत्याशा, हर्ष और विश्वास, ठीक है। ये 8 तरह के संवेग होते हैं, इनमें प्रत्येक संवेग तीव्रता में भिन्न होता है, ठीक है ना, राइट। उदाहरण के लिए भय का प्राथमिक संवेग जब बेहद कम तीव्रता स्तर पर होता है, भय के भी रूप होते हैं, अनेक स्तरों में होता है। जब कम तीव्रता पर होगा तो उसे हम आशंका कह देंगे, ठीक है ना। लेकिन जैसे अपने उच्चतम तीव्रता पर हो जाएगा तो उसे हम आतंक बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये भय का प्राथमिक संवेग है। और प्राथमिक जो संवेग होता है, इसके संयोजन और परतें अधिक जटिल संवेगों को सूचित कर सकते हैं। यानी प्राथमिक संवेग के संयोजन से, यानी प्राथमिक संवेग के
संयोजन यानी मिलाना होता है सहयोग से। परतें अधिक जटिल संवेग जो होते हैं उनको सृजित या निर्माण कर सकते हो, तो एक संवेग कहा जाता है। ठीक है, तो जब प्राथमिक संवेग होते हैं उनके मिलाने से परतों को और अधिक जटिल संवेगों में, जटिल संवेगों में सृजित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हो, द्वितीय संवेग कहा जाता है। यानी जो प्राथमिक संवेग से निकलती हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल देखा, भय का पहला रूप क्या देखा, भय का पहले रूप हमने डर देखा था ना, और उसके बाद हमने क्या आशंका देखा था। लेकिन जब द्वितीयक स्टेज में पहुंच गया, बहुत तेज हो गया, दूसरा स्तर आ गया, तो क्या हो गया, आतंक हो गया, द्वितीयक हो गया। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर प्लूटिक जो इमोशनल व्हील बनाया है, ओ माय गॉड। चलिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो प्राथमिक संवेग होता है उस संवेगों के बिलियन से सृजित होते हैं। ठीक है ना। तो जो ऊपर चित्र देखा उसमें अवमानना, क्रोध, घृणा का संयोजन हो सकता है। ठीक है, तो इतना ठीक है। कुछ संवेग एक दूसरे के विपरीत के रूप में भी उपस्थित हो सकते हैं। विषाद, हर्ष, खुशी और दुख के विपरीत है भय, क्रोध। विश्वास, घृणा एक दूसरे के विपरीत संवेग है। ठीक है ना, राइट। तो संवेगों के एक ही समूह की विभिन्न तीव्रताओं को व्यक्त करने के लिए विभिन्न संवेग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो संवेग स्थिर नहीं रहते हैं और समय के साथ साथ किसी दूसरे संवेग में बदल या विकसित हो सकते हैं। कोई व्यक्ति पहले तो परिवार के करीबी सदस्य के साथ झगड़े में चलते क्रोधित हो सकता है और देर बीतने के साथ एक गुस्सा उदासी में बदल सकता है, भले ही स्थिति में कुछ भी बदलाव नहीं आया हो। तो ये क्या कहलाता है, ये संवेग कहलाता है। ठीक है, ओके। तो ये संवेग हमारा हो गया। संवेगों में बस इतना देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, घटक, प्रकार और इसके प्रकार। ठीक है ना, कार्य क्या होता है ये देख लीजिएगा। अभी के लिए तो फिलहाल इतना काफी है, जो मुझे लगा मैंने वो आपको यहाँ पे बता दिया। विचारों, संवेगों और व्यवहार के बीच संबंध क्या होता है, तो ये इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, कि विचार, व्यवहार और संबंध के बीच में क्या संवेग क्या होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे संवेग, आपका फर्स्ट ब्लॉक हो गया। संवेग शिथिल रूप से जुड़ी घटनाओं कैसे जटिल श्रृंखलाएं जो किसी उद्दीपक से शुरू होती हैं और इसके संवेग मनोवैज्ञानिक परिवर्तन क्रिया होती है। उद्दीपक क्या है, जो उसको शुरू करता है, उद्दीप्त करता है। ठीक है ना। भावना शब्द का उपयोग किसी व्यक्ति के निजी सांवेगिक अनुभव या किसी विशिष्ट संवेग के आत्म प्रत्यक्षण के लिए किया जाता है। मन स्थितियां कम तीव्रता की होती हैं और आमतौर पर लंबे समय तक, यहाँ तक कि कई दिनों तक चलती हैं। ठीक है ना। और ये आवश्यक नहीं है कि निश्चित तत्काल घटना या कारण से जुड़ी हो। ठीक है ना। प्राथमिक संवेग ऐसे संवेग हैं जो इस अर्थ में बुनियादी और सार्वभौमिक है कि वे सभी संस्कृतियों और सामाजिक संदर्भों में गहराई से समाहित हो। ठीक है ना। द्वितीयक संवेग प्राथमिक संवेगों के संयोजन और परतें अधिक जटिल संवेगों को सृजित कर सकती हैं, जिन्हें द्वितीयक संवेग कहा जाता है। मैंने कहा था ना कि इसकी जो वो है, क्या बोलते हैं, वर्ड है, शब्द हैं, बहुत टफ है ना। चलिए, सॉरी। चलिए फिर यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। और जो हमारा दूसरा लेसन होगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हम देख लेंगे सांवेगिक बुद्धि, संप्रत्यय, ऐतिहासिक विकास तथा घटक। ठीक है ना। सांवेगिक बुद्धि क्या कहलाती है, ठीक है, ये हम देखेंगे। सांवेगिक बुद्धि क्या है, वही चीज है संप्रत्यय। और यहाँ पर और कुछ, हाँ, सांवेगिक बुद्धि के घटक देख लेंगे। IQ, इंटेलिजेंस, जिसे हम बोलते हैं बुद्धिलब्ध, और EQ के बीच संबंध, यानी बुद्धि और सांवेगिक बुद्धि के बीच में। ठीक है ना, IQ लेवल जिसको हम कहते हैं। ओके, चलिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है तो। ठीक है ना। और वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिएगा। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।